मेरे कुछ फ्रेंड्स और फेलोज़ मुझे कह रहे थे कि हमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं कुछ चैप्टर्स में, और अगर तुमने तैयार कर लिया है तो हमें भी तैयार करवा दो। तो मैंने सोचा कि ऐसे तो मुश्किल हो जाता है कॉल पे या पिक्चर्स वगैरह बना के सेंड करना, सो मैंने सोचा एक वीडियो बना के तो साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगी। सो वहाँ पे जो मैंने चैप्टर पढ़ा हुआ है वहाँ पे मार्किंग वगैरह होगी, सो उसे देख के ईज़िली अगला बंदा कर सकता है। मैं कोशिश करूँगी कि प्रिसाइज़ वे में और इजी वे में समझा दूँ। सो एक्सरसाइज फिजियो से स्टार्ट करूँगी। अभी मेरे सीन कुछ ऐसे हैं कि मैं स्टार्ट से बुक पढ़ने लगूँ तो मैं बोर हो जाती हूँ, तो मैंने सोचा कि एंड से स्टार्ट करती हूँ, सो वहीं से वीडियो बना लेती हूँ। सो ये सेक्शन 3 का चैप्टर नंबर 19 है, फैक्टर्स अफेक्टिंग परफॉर्मेंस। तो अभी हम ये पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले फर्स्ट पेज पे फटीग की डेफिनेशन लिखी हुई है। फटीग की डेफिनेशन है क्या, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो आपके मसल में इतनी पावर नहीं रही कि वो फर्दर कॉन्ट्रैक्ट कर सके। ठीक है, बॉडी इतनी पावर प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, ठीक है, इतनी पावर आउटपुट नहीं है। जो यहाँ रिटर्न है वो इनएबिलिटी टू मेंटेन अ पावर आउटपुट और फोर्स ड्यूरिंग रिपीटेड मसल कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, कि पावर आउटपुट बॉडी मेंटेन नहीं कर पा रही, ये फटीग की डेफिनेशन है, यहाँ से करेंगे। उसके बाद है यहाँ पे एक फ्लो शीट बनी हुई है, परफॉर्मेंस पर क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं। परफॉर्मेंस पर ये 5 चीज़ें बनाई हुई हैं: डाइट, सीएनएस फंक्शन, स्ट्रेंथ और स्किल, एनवायरनमेंट और एनर्जी प्रोडक्शन। ये 5 चीज़ें अफेक्ट करती हैं। ये यहाँ से फ्लो चार्ट सारा याद करना है, और हमारे चैप्टर का नाम यही है, फैक्टर्स अफेक्टिंग परफॉर्मेंस। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इन्हें हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इधर कि एनर्जी प्रोडक्शन के जो सोर्सेज है ना, वो वैसे तो आप सबको पता ही है, 2 होते हैं, एक एनारोबिक होता है, एरोबिक होता है। एनारोबिक वो जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट नहीं होते हैं, और एरोबिक वो जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट होते हैं। सो एनारोबिक में 2 ही हैं, फॉस्फोक्रिएटिनिन और ग्लाइकोलिसिस, और एरोबिक सोर्सेज में VO2 मैक्स और सारे ऑक्सीजन डिपेंडेंट सोर्सेज आ जाते हैं। ये आगे लीड करेगा, इसलिए मैंने कहा यहाँ बता दूँ। उसके बाद स्टार्ट करते हैं सेंट्रल फटीग से। सेंट्रल फटीग नाम शो कर रहा है कि फटीग जो है वो सेंट्रल सोर्स से आई है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का रोल है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे रोल प्ले कर सकता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 तरह से करता है, या तो वो नंबर ऑफ फंक्शनिंग मोटर यूनिट्स को कम कर देगा, ठीक है, या फिर वो उनकी फायरिंग फ्रीक्वेंसी को कम करके। ठीक है, यानी अगर 1 मिनट में 40 इम्पल्सेस भेज रहे थे वो, तो अभी वो 20 भेज रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं इस चीज़ पर किए गए थे कि वाकई सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कोई रोल है या नहीं है। तो मर्टन ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने कहा कि मसल वॉलंटरली कॉन्ट्रैक्ट करे या इलेक्ट्रिकली, दोनों में कोई टेंशन प्रोडक्शन में फ़र्क नहीं होता। ठीक है, दोनों एक ही तरह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो उसने कहा कि अगर मसल फटीग में चला जाता है, तो अगर वो वॉलंटरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता तो वो इलेक्ट्रिकली भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये मर्टन की थ्योरी थी। उसके बाद है इकाई और स्टेनस। इकाई और स्टेनस ने क्या कहा कि उसने इसकी थ्योरी को गलत किया। उसने कहा कि अगर मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, तो उसने एक्सपेरिमेंट किया कि एक बंदा फटीग में जब चला गया, तो उसने कहा कि एक सिंपल शाउट आउट अगर उस बंदे को दे दिया जाए ना, कि उसको थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए, तो उसकी मसल कॉन्ट्रैक्शन, टेंशन प्रोड्यूस होती है, मसल फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब था कि CNS का रोल था। अगर मसल में अगर वो फटीग में चला गया था, अगर मसल का रोल होता तो क्यों एक शाउट आउट अफेक्ट करता। ठीक है, उसके बाद फर्दर एक्सपेरिमेंट्स हुए। एमर्सन और मैजन थे, इन्होंने क्या किया कि डिफरेंट 2 ग्रुप्स बनाए। ठीक है, दोनों को 30 टाइम्स इन लोगों ने एक्सरसाइज करवाई, और जब वो फटीग में चले गए तो फिर उनको 2-3 मिनट्स का रेस्ट दिया, और उसके बाद दोबारा से एक्सरसाइज करवाई। ठीक है, तो उन 2 ग्रुप्स में से एक ग्रुप जो था उसको रेस्ट में बिल्कुल रेस्ट ही थी, वो कुछ नहीं कर रहे थे। और कुछ को कहा कि आप जहन में मतलब एज्यूम करो आप क्या कर रहे थे, अब आप आगे क्या करने वाले हो। ठीक है, कि सिर्फ वो मेंटल अरिथमेटिक्स करने के लिए बोला उनको। या कुछ को कहा कि आप जो मसल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो ट्रेनिंग में इन्वॉल्व है उनके अलावा जो मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करो, उनकी ट्रेनिंग करो इस रेस्ट पीरियड में। ठीक है, लाइक अगर अपर लिम्स की ट्रेनिंग हो रही है तो उनको उस पीरियड में लोअर लिम्स की कराई, या फिर ऑपोजिट अगर बाइसेप्स की कर रहे थे तो ट्राइसेप्स की करवाई, राइट आर्म की कर रहे थे लेग की, राइट की बजाय अभी लेफ्ट की करवाई। यानी कि दूसरे जो नॉन वर्किंग या नॉन ट्रेनिंग जो मसल्स थे उनकी काम करवाया। तो फिर बाद में रिजल्ट्स में उन्होंने क्या देखा कि जो बंदे
जो बंदे कुछ नहीं कर रहे थे, ठीक है, उस पीरियड में, और जो बंदे जिन पे ये सारा काम करवाया उन लोगों ने, तो ये दूसरे ग्रुप जो थे इनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा थी, ठीक है। तो जो कुछ नहीं कर रहे थे उनकी परफॉर्मेंस कम हो गई, ठीक है। अभी किया तो उन्होंने कुछ भी नहीं, वो मसल तो बिल्कुल रेस्ट में थे, तो ये भी CNS का रोल शो करेगा। और तीसरी चीज़ जो थी, इन्होंने क्या किया कि आंखें बंद करवाई, ठीक है। और जब वो फटीग में चले गए और ट्रेनिंग के बाद, तो फिर उन्होंने क्या कहा, आंखें खोलो। तो आंखें खोल के फिर जब उन्होंने ट्रेनिंग की तो फिर उनकी मतलब अगर फटीग में चले गए थे वो दोबारा अब नहीं कर सकते, लेकिन आंखें खोलने से उन्होंने फर्दर कॉन्ट्रैक्शंस की और ट्रेनिंग थोड़ी सी मतलब मज़ीद कंटिन्यू की। सो इसका क्या मतलब था कि वाकई ही ब्रेन का रोल है कि आंखें खोलना बंद करना ये सारी चीज़ें। तो अगर मसल जो है फटीग में चला गया होता, मसल में अब इतनी कैपेसिटी नहीं थी, तो आंखें खोलने से क्या कोई फ़र्क पड़ा है? कुछ भी नहीं है। ब्रेन ने दोबारा सिग्नल्स भेज दिए, उस बंदे में अराउजल का सीन हुआ, फर्दर उसमें मोटिवेशन आई और फिर उसने कंटिन्यू किया, ठीक है। सो ये ब्रेन है जो फटीग कॉज करता है, ठीक है। उसके बाद अदर फैक्टर्स के साथ CNS भी है। उसके बाद कहा है कि अल्टर भी कर सकता है फटीग को ब्रेन। वो कैसे? जो काम ये कर रहा था उसको उलट कर दे, लाइक फैसिलिटेट करे मोटर यूनिट के रिक्रूटमेंट को, जो कि पहले नहीं कर रहा था, काम कर रहा था। मोटिवेशन से, फिजिकल मेंटल डाइवर्जेंस से, जो कि एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने की। उसके बाद यहाँ एक लाइन लिखी हुई है कि अगर ओवर ट्रेनिंग की जाए तो कौन से सिम्टम्स आएंगे। रिड्यूस्ड परफॉर्मेंस हो जाएगी, कैपेसिटी कम हो जाएगी, प्रोलॉन्ग फटीग, अल्टर्ड मूड स्विंग। क्या अगर कोई बंदा ओवर ट्रेनिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसमें ये सिम्टम्स आएंगे कि अब उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, ज़्यादा देर रेस्ट लेगा, ठीक है। जैसे लोग जिम जाते हैं, पहले दिन बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है, पहले दिन जाते ही सारी एक्टिविटीज़ कर लेते हैं और फिर हफ्ता 1.5 हफ्ता रेस्ट कर लेते हैं, तो ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड फटीग करते हैं, हो जाता है उनको। यही ओवर ट्रेनिंग का सिम्टम है कि उन लोगों ने ओवर ट्रेनिंग की और अब ज़्यादा देर रेस्ट पर पड़ गए। स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है इनकी, लॉस ऑफ एपेटाइट, एंग्जाइटी इंक्रीज हो जाती है, सारे सिम्टम्स आते हैं। और फिर यहाँ अगले पेज पर सिर्फ एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, सेंट्रल गर्डनर मॉडल ऑफ सेंट्रल फटीग। इसमें क्या है कि जो कॉन्शियस और सब कॉन्शियस ब्रेन है ना, इसके बारे में बात की हुई है कि जो हमारा फोकस होगा अभी मोटर यूनिट और स्पाइनल कॉर्ड पर नहीं है, ब्रेन कॉन्शियस है या नहीं है उस चीज़ पर फोकस करेंगे। अब सेंट्रल के बाद आ जाता है पेरिफेरल फटीग, के सारा जो रोल है वो CNS का नहीं था, बाहर से कोई रोल है या नहीं है वो अभी हम देखेंगे। इसमें न्यूरल फैक्टर्स भी आ जाते हैं और मैकेनिकल फैक्टर्स भी आ जाते हैं। अभी न्यूरल फैक्टर्स में 3 चीज़ें हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, सार्कोलीमा और ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स और सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है, ये 3 रोल प्ले करते हैं इसमें। तो अभी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है, इसके बारे में स्टडीज़ हुई तो उन्होंने कहा कि जब फटीग हो जाती है तो फटीग के बाद भी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से एक्शन पोटेंशियल पास करता है, और जब अगर ये पास कर रहा है तो फिर तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का कोई कसूर नहीं है ना, तो मतलब इसका कोई रोल नहीं है। उसके बाद आ जाता है सार्कोलीमा ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। सार्कोलीमा और ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स का कैसे रोल हो सकता है? सार्कोलीमा जो होती है ये मसल की मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो इसमें एक पंप लगा होता है, सोडियम पोटेशियम पंप, जिसने सोडियम को बाहर और पोटेशियम को अंदर लेके आना होता है, ठीक है। सोडियम जो होता है वो मसल डीपोलराइजेशन करता है, जब मसल डीपोलराइज होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होती है और जब रीपोलराइज होता है तो रिलैक्सेशन होती है, ठीक है। तो ये क्या, जब बंदा फटीग हो जाता है ना तो सीन ये होता है कि ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ना ये फेल हो जाता है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप फेल होगा तो सोडियम अंदर ही रह गई है, मसल डीपोलराइज स्टेट में ही है, पोटेशियम बाहर जमा हो रहा है, पोटेशियम अंदर नहीं आएगा, मसल रिलैक्स नहीं करेगा। जब सोडियम अंदर जमा हुई जा रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, डीपोलराइज सेल की वजह से जो टी ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, टी ट्यूब्यूल्स का फंक्शन अल्टर हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएंगी, ये एक्शन पोटेंशियल आगे नहीं जाने देंगी, ठीक है। और फर्दर जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का क्या काम था कि वो कैल्शियम रिलीज़ करता है, और जब ये सारा सीन हुआ है तो इसने कैल्शियम भी रिलीज़ करना बंद कर देना है, ठीक है। और कैल्शियम ज़रूरी था मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो कैल्शियम भी रिलीज़ नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि सार्कोलीमा का, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स का, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का रोल था, ठीक है। इसके लिए आपको फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि अगर आप ट्रेनिंग करोगे तो सोडियम पोटेशियम पंप की कैपेसिटी पे अफेक्ट होता है ट्रेनिंग से। इसके बाद हर जगह से ना आप समरी एक बार रीड कर लिया करें ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या हमने पूरे टॉपिक में पढ़ा था। बाकी इसमें सेम चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद है मैकेनिकल फैक्टर्स। मैकेनिकल फैक्टर्स जो हैं आपको पहले थोड़ा सा समझ आना चाहिए।
मसल की फिजियोलॉजी जो है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है, आपको एक्टिन मायोसिन की बाइंडिंग का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए एटीपी क्या रोल प्ले करता है, कैल्शियम क्या रोल प्ले करती है। तो बेसिक फिजियोलॉजी अगर आपको अभी तक याद है तो दैट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं याद तो मैं थोड़ा सा रिव्यू देती हूँ कि ये जो मैंने सर्कल्स बनाए हुए हैं ना, ये वाले जो सर्कल्स हैं ये सारे, ये है एक्टिन, ठीक है। और ये जो इसके ऊपर डॉट्स बने हुए हैं ये है एक्टिव साइट एक्टिन की। इसके ऊपर ये जो लाइन लगाई हुई है ये ट्रोपोनिन है जिसने एक्टिन की एक्टिव साइट्स को कवर किया होता है। मायोसिन और एक्टिन और ट्रोपोनिन ये सारी मसल की प्रोटीन्स हैं, ठीक है। और मायोसिन जब एक्टिन के साथ अटैच होती है तब होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब इसको अटैच होने के लिए ये एक्टिव साइट्स चाहिए जो कि ट्रोपोनिन ने कवर की हुई हैं, ठीक है। तो एटीपी आता है, एटीपी और कैल्शियम ट्रोपोनिन को डिटैच करवाते हैं यहाँ से। फिर एटीपी आता है और मायोसिन को और एक्टिन को जब अटैच हो जाते हैं तो फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन कराता है। इसको कहते हैं क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग, ठीक है। तो एक चीज़ जो होती है मसल के अंदर जब फटीग हो जाती है तो एज पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। तो जो एज पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज़ होगी तो मैंने आपको बेसिक फिजियोलॉजी समझाई है, तो ये उस फिजियोलॉजी पर कैसे अफेक्ट करेगा अगर अब आपको समझ आ गई है तो ये फोर्स पर क्रॉस ब्रिज जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है वो उसको कम करेगा। बल्कि ये ना थर्ड पॉइंट से अगर आप स्टार्ट करें तो आपके लिए ईजी हो जाएगा कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से पहली बात इसने कैल्शियम रिलीज़ नहीं होने देना, ठीक है। जब एच प्लस की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, अगर रिलीज़ हो भी गया है तो इसने ट्रोपोनिन से बाइंड नहीं होने देना कैल्शियम को, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो है कैल्शियम को ट्रोपोनिन से बाइंड अगर होने से ये रोक देगा तो एक्टिव साइट नहीं दिखेगी एक्टिन की और फिर नहीं मायोसिन बाइंड हो सकेगा, ठीक है। और जो पहली बात पहले लाइन पे लिखा हुआ है फोर्स पर क्रॉस ब्रिज, तो फिर अगर ये अटैच नहीं हो, अगर वो अटैच हो भी गया है तो फिर ये फोर्स कम कर देता है, ठीक है। तो इसका भी रोल है। अभी तक हमने नर्वस सिस्टम का रोल देखा है, अभी सिर्फ एक ही चीज़ थी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जिसका रोल नहीं था, बाकी हर चीज़ का रोल है। उसके बाद आ जाता है साइन ऑफ फटीग। फटीग का साइन कैसे आपको पता चलेगा कि एक बंदा फटीग में चला गया, तो वो है रिलैक्सेशन टाइम। एक बंदा जितना ज़्यादा रिलैक्स करता है उसका मतलब है इतनी ज़्यादा फटीग हुई थी इसको, बस। अब आ जाता है एनर्जेटिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। एनर्जेटिक्स में ये लिखा हुआ है कि एटीपी की जो जनरेशन है और यूटिलाइजेशन ये बैलेंस नहीं हो रही, ठीक है। इनका जो इक्विलिब्रियम है वो ख़राब हो गया है। एटीपी की रिक्वायरमेंट जब आप काम करते हो रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई है तो उतना ही बनना चाहिए, लेकिन उतना बनता नहीं है। जब वो उतना नहीं बन पाता तो फिर फटीग कॉज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल रिएक्शन मैंने लिखा है कि एटीपी जब टूटता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, एडीपी में और फॉस्फेट में, ठीक है, फॉस्फेटाइन में। तो जब एटीपी टूटेगा तो ये एडीपी जो है, एडीपी और फॉस्फेटाइन एक्चुअली ये खुद इटसेल्फ सिग्नल देते हैं ब्रेन को, ये फीडबैक देते हैं कि एटीपी की कमी है। जब ये ज़्यादा हो जाएंगे तो ये खुद सिग्नल देंगे कि एटीपी बनाओ, ठीक है। और ये यूटिलाइज होते हैं एटीपी फॉर्मेशन में। और अगर एडीपी या फॉस्फेट की कंसंट्रेशन सेल में ज़्यादा हो जाती है तो क्या इफेक्ट होगा कि हर वो काम जो एटीपी कर रहा था वो नहीं होगा। एटीपी क्या कर रहा था, डिटैच करवा रहा था ट्रोपोनिन को, नहीं होगा। एटीपी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज़ करवा रहा था, अब वो रिलीज़ नहीं होगी। एटीपी जो है वो क्रॉस ब्रिज की फोर्स में हेल्प आउट करा रहा था, अब वो नहीं होगी। तो ये जो सारा सीन है ये एटीपी करा रहा था। अब मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि एनर्जी नहीं है। तो ओवरऑल सेलुलर होम्योस्टेसिस जब डिस्टर्ब होगा तो फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। सो एनर्जेटिक्स का भी रोल है। उसके अलावा जो एनर्जी प्रोडक्शन के सोर्सेज होते हैं वो एरोबिक एनारोबिक का मैंने पहले बताया। तो जो मसल हैं जैसे जैसे आप ट्रेनिंग करते हो वैसे वैसे आप में जो चेंजेस आती हैं वो ये हैं कि अगर कोई एक्टिविटी एक बंदा कर रहा है जिसमें उसकी VO2 मैक्स जो है 40% तक है, ठीक है। तो उसके जो मसल फाइबर्स होंगे वो टाइप 1 स्लो ट्विच फाइबर्स होंगे, ठीक है। तो मसल्स जो हैं ख़ुद को कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर बंदे को ज़्यादा हैवी एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए मसल फाइबर्स और चाहिए होते हैं। अगर उसने जैसे मैराथन रनर्स हैं उनको स्लो ट्विच फाइबर्स ज़्यादा चाहिए होते हैं, ठीक है। और एक बंदा जिसने हाई जंप करना है, ठीक है, उसने क्या करने हैं स्लो ट्विच फाइबर्स ना, तो उसकी VO2 मैक्स बहुत ज़्यादा होती है उनकी, तो फिर उनके लिए होते हैं टाइप 2X फाइबर्स, ठीक है, वो फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं। और एनर्जी सोर्स भी डिफरेंट होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो इधर सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जब 40% VO2 मैक्स वाली कोई एक्टिविटी बंदा कर रहा है
तो जो उसके फाइबर्स होंगे बॉडी के अंदर वो होंगे स्लो ट्विच फाइबर्स टाइप 1, ठीक है। और अगर एक्टिविटी 40 to 75% VO2 मैक्स वाली है तो टाइप 2A फाइबर्स होते हैं। और यही एक्टिविटी अगर 75% से ज़्यादा VO2 मैक्स वाली है तो टाइप 2X फाइबर्स होते हैं। यहाँ पे एक फ्लो शीट बनी हुई है कि टाइप 1 फाइबर्स चेंज हो जाते हैं टाइप 2 में A में, और टाइप 2 फाइबर चेंज हो जाते हैं टाइप 2X में, ठीक है। और एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज आपकी बॉडी में क्या चीज़ जमा होती है, एज पॉजिटिव और लैक्टेट की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। यहाँ एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, टेबल बना हुआ है, इसमें बता रहे हैं कि वही बात कि 40% पे जो फाइबर्स थे टाइप 1 थे, अगर 60% हुए तो टाइप 2A हो गया है, 60 से 75% तक है तो टाइप 2A, और 75 से ऊपर है तो टाइप 2X फाइबर्स। और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनारोबिक परफॉर्मेंस के ऊपर जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। एनारोबिक सिस्टम जो होता है वो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में और शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंसेस में दो तरह के परफॉर्मेंसेस में यूज़ होता है, ठीक है। या तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म जो कि 10 सेकेंड्स या उससे भी कम होती है, ठीक है, और शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस होती है जो कि 10 सेकेंड से 3 मिनट्स तक यानी 180 सेकेंड्स तक होती है। सो पहले अल्ट्रा शॉर्ट टर्म को पढ़ेंगे। ये यहाँ जो अगर आप समरी पढ़ लो ना तो जो बीच में लिखा है सारा कवर हो जाता है। सो ये 10 सेकेंड्स या उससे कम जो ड्यूरेशन होता है उसके लिए होती है। इसमें जो फाइबर्स होता है टाइप 2 फाइबर्स, आई टोल्ड यू कि जब कोई हैवी एक्टिविटी करनी होती है, लाइक ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाई जंप करना होता है, लॉन्ग जंप करना होता है, एक ही बार एक्टिविटी की फ़ौरन से एक हाई जंप किया, काम खत्म, ठीक है। इसमें 10 सेकेंड से भी कम टाइम लगेगा। तो उसके लिए जो है फास्ट ट्विच फाइबर चाहिए, फ़ौरन से एनर्जी चाहिए इनको और ज़्यादा चाहिए, इनकी VO2 मैक्स बहुत ज़्यादा होती है। तो टाइप 2 फाइबर्स होते हैं इनके अंदर, और ग्रेट फोर्सेस जो होती हैं ज़रूरी होती हैं इसकी वजह से। जो ब्रेन का रोल आता है वो ये है कि मोटिवेशन और अराउजल में CNS का रोल है और स्किल मैटर करती है। और जो एनर्जी सोर्स है वो एनारोबिक है, ये हमने पहले ही पढ़ा है, टॉपिक ही हमारा ये है एनारोबिक परफॉर्मेंसेस, ठीक है। तो एनर्जी सोर्स जो होता है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में वो एनारोबिक होता है। और ये जो लोग होते हैं इनमें जब ये अपनी एक्सरसाइज या ट्रेनिंग के दौरान क्रिएटिनिन की इंजेक्शन करते हैं। क्रिएटिनिन अगर आपको याद हो मैंने पहले बताया था, एनारोबिक सोर्सेज दो होते हैं, एक फॉस्फोक्रिएटिनिन होता है और एक ग्लाइकोलिसिस होता है। यहाँ पे दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये लोग इंजेस्ट करते हैं क्रिएटिनिन को, ठीक है। ये टाइप 2X फाइबर्स में हेल्प आउट करता है क्योंकि एनारोबिक एनर्जी इनको चाहिए होती है और एनारोबिक क्रिएटिनिन प्रोवाइड करता है। अब अगली समरी पे आ जाएं तो ये है शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस। ये 10 से 180 सेकंड्स तक होती है। 180 सेकंड्स का मतलब है 3 मिनट्स, ठीक है। तो इसमें जो 70% एनर्जी होती है ना इनको एनारोबिकली मिलती है, और वो पहले 10 सेकंड्स में मिल जाती है, जो कि मैंने पहले बताया था कि 10 सेकंड्स में जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस है उसमें एनारोबिक सोर्स होता है और वो एनारोबिक एनर्जी इनको पहले 10 सेकंड्स में मिल जाती है। 10 सेकंड्स के बाद जो है इनको एनर्जी जो मिलेगी 60% वो एरोबिक सोर्स से इनको मिलेगी, ठीक है। और वो बाकी अगर एक्टिविटी 60 सेकंड्स की है, 120 की है, 180 की है, जितनी भी देर की थी, 10 सेकंड के बाद जितनी भी देर की एक्टिविटी है अब सोर्स एनर्जी का बदल गया, वो एरोबिक सोर्स हो गया, ऑक्सीजन डिपेंडेंट, ठीक है। इसमें एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस रोल प्ले करती है और एज पॉजिटिव का लेवल और लैक्टेट का लेवल एज यू नो इंक्रीज़ हो जाता है। और ये लोग बफर्स इंजेस्ट करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बफर्स इंजेस्ट करते हैं अपनी रेस वगैरह, जो शॉर्ट रेसेस होती हैं ना एक स्पेसिफिक पॉइंट तक, तो ये उनमें ये कैटेगरी उसकी है। यहाँ पे ना ये इस तरह फ्लो चार्ट्स बने हुए हैं, अगर आप इनको पढ़ लोगे ना तो ये समरी मज़ीद समराइज हो जाएगी। बाकी सेम बात लिखी हुई है उधर भी और उधर भी। अब अगला टॉपिक है फैक्टर्स लिमिटिंग ऑल आउट एरोबिक परफॉर्मेंसेस। तो एरोबिक आ गया है, अब एनारोबिक ख़त्म हो गया। जैसे जैसे ड्यूरेशन इंक्रीज़ होता जाएगा, एनारोबिक जो है वो पहले 10 सेकंड्स में एनर्जी देता है क्योंकि वो फ़ौरन से एनर्जी देगा और ज़्यादा देगा, ठीक है। और एरोबिक जो होता है वो स्लो एनर्जी देता है, ठीक है। तो अब ये जो है 3 से 20 मिनट, 3 मिनट्स तक कौन एनर्जी दे रहा, किस में आ रहा था, एरोबिक सोर्स भी था उनके पास, ठीक है। अब ये एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनसे जो स्टार्ट ही 3 मिनट्स कम से कम उनमें होते हैं और 20 मिनट तक, ठीक है। इसकी समरी में आ जाए तो ये 3 to 20 मिनट्स एनर्जी एक्टिविटी होती है। इसमें जो ATP होता है 60% ATP इनको पहले 3 मिनट्स में मिलता है और 90% ATP बाकी के 20 मिनट्स तक अगर एक्टिविटी जितनी देर भी चलेगी वो बाकी के टाइम में 90% ATP इनको मिलेगा।
ठीक है। और इनके अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो टाइप 2 फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा इनकी जो VO2 मैक्स होती है वो हाई होनी चाहिए इसमें भी। और एंड पे जो हमारा एंड प्रोडक्ट होता है ट्रेनिंग का, वो फटीग जो हो जाती है, जिसकी वजह से वो एज पॉजिटिव लैक्टेट है जो बॉडी में जमा होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स लिखे हुए हैं जो रोल प्ले करते हैं, वो यही है कि हाई VO2 मैक्स जो है उसका एडवांटेज होता है, ये एयरोबिक सोर्सेज है ना, तो फिर हर वो चीज़ जो ऑक्सीजन की अपटेक में हेल्प आउट करेगी, लाइक हाई मैक्सिमल ऑक्सीजन अपटेक, मैक्सिमल स्ट्रोक वॉल्यूम, क्रूशियल की टू हाई कार्डियक आउटपुट। जेनेटिक्स और ट्रेनिंग रोल प्ले करते हैं। हीमोग्लोबिन के मतलब हीमोग्लोबिन ने कितनी ऑक्सीजन पकड़ी है, ऑक्सीजन जिसका रोल है ऑक्सीजन अपटेक में, ऑक्सीजन बॉडी में आ कैसे रही है, ठीक है। कि ऑक्सीजन की अपटेक ज़्यादा होनी चाहिए, उसके बाद हार्ट जो है उसका स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, देन कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद हीमोग्लोबिन जब वो हार्ट से निकल गई है तो फिर हीमोग्लोबिन का जो कंटेंट है वो कितना उसको पिक कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इंस्पायर ऑक्सीजन कितनी है, PO2 उसकी कितनी है, मतलब ये हर चीज़ जो है जो कि ऑक्सीजन की इनटेक पे और उसकी यूटिलाइजेशन पे अफेक्ट करेगी, वो इस पे अफेक्ट करेगी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इंटरमीडिएट लेंथ परफॉर्मेंस। ये 21 मिनट से 60 मिनट्स तक की होती है, ठीक है। और इस सब में जो VO2 मैक्स है वो हाई होना ज़रूरी होती है, ठीक है, ज़्यादा रोल प्ले करती है, अच्छा। उसके बाद अब एक एक्टिविटी जो है 21 से 60 मिनट्स तक परफॉर्म हो रही है, ठीक है। तो ये इसमें जो एनर्जी प्रोवाइड करने वाला सोर्स है वो मेजरली एरोबिक ही है, ठीक है। और ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें 90% से कम VO2 मैक्स होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें अब एक एक्टिविटी जो इतने ज़्यादा टाइम के लिए हो रही है उस पर सिर्फ एक आधा फैक्टर अभी रोल प्ले नहीं करेगा, इस पर इन्वायरमेंट रोल प्ले करता है कि हीट ज़्यादा होगी तो फिर वो नहीं भाग सकेगा, स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। ज़्यादा सर्दी है तो भी मुश्किल होती है, ठीक है। अगर ह्यूमिड है या ड्राई एयर है, ये भी चीज़ रोल प्ले करते हैं। कुछ लोगों को अस्थमा अटैक्स आते हैं ड्राई एयर की वजह से, ठीक है, जिसे कहते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। तो ये चीज़ इन्वायरमेंट रोल प्ले करता है। हाइड्रेशन की स्टेट रोल प्ले करती है, ठीक है, कि बंदा हाइड्रेटेड है या नहीं है। तीसरी चीज़ जो रोल प्ले करती है वो है रनिंग इकॉनमी, यानी मसल के फाइबर्स कौन से। और जो मसल फाइबर्स हैं मैंने आपको पहले बताया था, जो ज़्यादा देर वाली एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें स्लो ट्विच फाइबर्स चाहिए होते हैं, तो टाइप 1 मसल फाइबर्स होते हैं इसमें। ये बीच में भी लिखा हुआ है, बस मैंने साथ ही लिख लिया। उसके बाद आ जाते हैं लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। ये 1 से 4 घंटे तक की है। ये इतनी लंबी तो मैराथन रेसेस होती हैं, ठीक है। ये सिर्फ रेसेस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक्सरसाइजेज हो सकती है, ट्रेनिंग हो सकती है, डिफरेंट स्पोर्ट्स हो सकती हैं। सो मैं सिर्फ समझाने के लिए रेस इजी वर्ड कर रही हूँ, वरना अदर एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं इसमें। तो इसमें जो एनर्जी सोर्स है वो क्लियरली एरोबिक है, ठीक है। और ये 1 से 4 घंटे तक की होती है। इसमें भी इन्वायरमेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा जो ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं, आपको आप अगर आइडिया नहीं है तो मैं बता दूं कि सबसे पहले जो एनर्जी होती है ना वो लिवर और मसल्स देते हैं। इनके अंदर होते हैं ग्लाइकोजन स्टोर होती है। ग्लाइकोजन टूटती है तो ग्लूकोज बनता है, ठीक है। तो मसल और लिवर की ग्लाइकोजन सबसे पहले यूज़ होती है। उसके बाद जो है बॉडी स्टोर्स यूज़ होते हैं, लाइक फ़ैट और अदर सोर्सेज, जब ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। इसके अलावा जो है एथलीट को बोला जाता है कि भाई इतनी तो बॉडी में कैपेसिटी नहीं होती ना कि 4 घंटे तक आपको ग्लूकोज प्रोवाइड करती रहे, तो कार्बोहाइड्रेट की इंजेक्शन ज़रूरी होती है, ठीक है। इनकी डाइट, इनका फ्लूइड इंजेक्शन इनको करवाते हैं साथ साथ। और एबिलिटी ऑफ द एथलीट टू डील विद हीट एंड ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें रोल प्ले करती हैं। उसके बाद ये लास्ट टॉपिक है एथलीट एज मशीन। ये एलीट किस्म के एथलीट्स के लिए होता है, ठीक है, ये नॉर्मल एथलीट्स के लिए नहीं है। और इसमें होता क्या है कि मेजर जो गोल है वो ये है कि इम्प्रूव करनी है परफॉर्मेंस को। एक एलीट किस्म का जो एथलीट होता है वो नॉर्मल बंदा नहीं होता है, ठीक है। और ये एथलीट एज मशीन नाम शो कर रहा है कि जैसे एक इंजीनियर एक गाड़ी को देखता है कि इसका कौन सा पुर्जा ठीक है, किस पे काम करने वाला है, किसकी मुरम्मत होनी है, कौन सा पुर्जा ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है, इस तरह एथलीट को समझाया जाता है और इस तरह उसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है इसमें, ठीक है। और इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इससे एथलीट जो है वो रिस्क पर आ जाता है, ठीक है। कि आप एक बंदे को ट्रीट कर रहे हो मशीन की तरह, उससे इतनी ट्रेनिंग करा रहे हो, ठीक है, तो इससे अगर उसको इंजरी हो जाती है, ठीक
ठीक है। तो उसका वो तो रेस्ट पे पड़ गया ना, ठीक है, तो उसकी परफॉर्मेंस पहले से बहुत कम हो जाएगी, ठीक है, तो उसको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। इसमें एथलीट जो होता है वो रिस्क पे होता है, और ये मोस्टली करते हैं रिसर्च पर्पजेज़ के लिए, ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज़ ने, हॉस्पिटल्स ने और रिसर्च सेंटर्स ने मिलके एक बनाया IRPs, जिसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, ठीक है। ये अप्रूव करता है रिसर्च प्रपोजल्स को, ठीक है। सबसे पहले ये कहते हैं कि हम अप्रूव पहले ये तब करेंगे, पहले बताओ कि जो राइट्स हैं, ठीक है, जो एथलीट यूज़ कर रहे हो जो सब्जेक्ट के तौर पे, क्या उसके जो बेसिक राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, कि उससे कंसेंट लिया है, क्या आप उसको बताया है क्या रिस्क हो सकते हैं, ये सारा कुछ। और दूसरी चीज़ ये है कि उसको जो रिस्क आ सकते हैं वो भी मेंशन करो, ठीक है। इसके इनकी IRBs की परमिशन के अलावा ये रिसर्च अलाउ नहीं होती है। सो ये इन्होंने कहा है कि रिस्क पहले मेंशन करो, और उनको जो फ़ायदा होता है इससे वो बाद में मेंशन करो। ये कोई इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं था, बट चलो मैंने बता दिया। जज़ाकल्लाह, अगर हेल्प हुई है तो दुआ कर दीजिएगा और लाइक भी।